हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वर्णमाला का पहला क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम स्वर को एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सभी चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ों को हम एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ताकि आपका अगर यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो इस दृष्टि से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, ठीक है। एक आपका स्वर होता है और दूसरा आपका व्यंजन होता है, ठीक है। जिसमें से आज हम स्वर को एकदम ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ से आपके स्वर से क्वेश्चन बनने की संभावना है एग्जाम में, इन सब को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका एजेंडा क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भाषा की इकाइयाँ क्या क्या होती है, वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे, स्वर एवं उनका वर्गीकरण देखेंगे, यानी कि स्वर को किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उनको किस प्रकार से बांटा गया है, ये सभी देखेंगे, ठीक है। आपका देखेंगे स्वर को उच्चारण, मतलब स्वर का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ कहाँ पर होता है, इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, भाषा की इकाइयाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। ध्वनि, ध्वनि के बाद आपका वर्ण, वर्ण के बाद शब्द और शब्द के बाद वाक्य। ये जो है आपकी भाषा की मूलभूत इकाइयाँ होती है, ठीक है। ध्वनि जो है वर्ण में परिवर्तित होता है, वर्ण जो है आपका शब्द में परिवर्तित होता है और शब्द जो है आपका वाक्य में परिवर्तित होता है। यह क्रमशः परिवर्तन है, ठीक है। ध्वनि के बाद आपका वर्ण आता है, वर्ण के बाद आपका शब्द आता है, शब्द के बाद आपका वाक्य आता है, ठीक है। यह भाषा की इकाइयों के क्रमिक विकसित रूप होता है। अब यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आप इन चारों प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे बन जाए, ठीक है। अब बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। यहाँ पर क्या पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो आपका जवाब होगा ध्वनि होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो आपका जवाब होगा आपका वर्ण होता है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई क्या होती, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, सार्थक। सार्थक लिखित इकाई किसे कहा जाता है, तो आपका शब्द को कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में भाषा की पूर्ण सार्थक लिखित इकाई, अब यहाँ पर क्या कहा गया, पूर्ण सार्थक लिखित इकाई किसे कहा जाता है, तो आपका वाक्य कहा जाता है, ठीक है। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा कि जो आपका भाषा है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपकी ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी आपकी लिखित इकाई आपकी वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई आपकी शब्द होती है, और भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक लिखित इकाई आपकी वाक्य होती है। ये जो है चारों आपकी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात करते हैं वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है हमारी लिपि क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपकी लिपि जो है देवनागरी लिपि है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने क्या है, स्वर है, ठीक है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। आपका व्यंजन है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और आपका प वर्ग है, ठीक है। और देख लीजिए आपका क्या है, अंतस्थ, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं, आपका य र ल व, और उस व्यंजन में आपके आते हैं स और आपके ह आते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपके अक्ष त्र ज्ञ और स्रा आते हैं, और आपके अयोगवा में आपके अनुस्वार और आपके विसर्ग आते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्वर की परिभाषा की, उसके बाद हम बात करेंगे आपका स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मतलब स्वरों का उच्चारण जो है आपका स्वतंत्र रूप से होता है, तथा उच्चारण के समय हवा मुंह से बिना अवरोध यानी कि बाधा के या फिर कह लीजिए रुकावट के बाहर निकलती है। मतलब इन वर्णों को उच्चारण करते समय जो हवा जो है मुंह के से बिना अवरोध के, बिना रुकावट के बाहर निकलती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा, हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो आपका 11 होती है, ठीक है। अगर हम बात करें संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो यही आपका जो आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, देखिए अ आ ई उ ऊ री ए ओ और आपका औ, ठीक है।
ये क्या हो जाएंगे, आपके स्वर हो जाएंगे। चलिए अब हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे कि किस आधार पर स्वर को जो है बांटा गया है, किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए स्वरों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला, मात्रा के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। आपका जिह्वा के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। मुख के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और नासिका के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होंगे, एक तो आपका ह्रस्व स्वर होगा, दूसरा आपका दीर्घ स्वर होगा, तीसरा आपका प्लुत स्वर होगा। अगर हम जिह्वा के आधार पर बात करें स्वर कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार होंगे। एक आपका अग्रज स्वर, दूसरा आपका मध्य स्वर, तीसरा आपका पश्च स्वर होगा। अगर हम मुख के आधार पर स्वरों की बात करें, ठीक है, तो एक आपका होता है संवृत, दूसरा होता है विवृत और तीसरा होता है अर्ध संवृत और चौथा होता है आपका अर्ध विवृत होता है। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर देखिए आपका वृत्ताकार होता है और आपका अवृत्ताकार होता है। नासिका के आधार पर देखिए निरनुनासिक और अनुनासिक ये होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मूल स्वर, दीर्घ स्वर। इन सब को डिस्कस करने से पहले इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दिया हुआ है। देखिए पहला है आपका मूल स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं, आपके अ, आपका ई, आपका उ और आपका री जो है आपके क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। और यहाँ से आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी एग्जाम पूछे जा सकते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कौन सा स्वर है जिस पर कोई भी मात्रा नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर अ हो जाएगा। अ एक ऐसा स्वर है जिस पर कोई भी मात्रा नहीं होता है। ठीक है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, आपके अ, ई, उ और आपके री होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर देखिए मूल स्वर अपने समान स्वर से मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो मूल स्वर होते हैं वो अपने समान स्वर से मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे कि आपका मूल स्वर देखिए अ से अ मिलकर क्या बन जाएगा, आपका जी यहाँ पास आ बन जाएगा। ई से मिलकर आपका क्या बन जाएगा, बड़ा ई मिल जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से उ है, उ से मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पास बड़ा उ बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। चलिए अब हम बात करते हैं आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे, दो भिन्न स्वरों के योग से बने स्वरों को हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। ठीक है, कैसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है अगर अ में ई का मेल होता है तो क्या बनता है, ए बनता है। अ में ए का मेल होता है तो आपका ऐ बनता है। अ में उ का मेल होता है तो आपका ओ बनता है और अ में उ का मेल होता है तो आपका औ बनता है। ठीक है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है आपकी, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं अयोगवा। अयोगवा किसे कहा जाता है, इस पर हम बात करेंगे। अयोगवा का नामकरण हिंदी के पाणिनि कहे जाने वाले डॉक्टर किशोरदास या फिर आचार्य किशोरदास वाजपेयी ने किया था। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो आपके अयोगवा होते हैं वो तो न तो आपके स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही आपके व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका अनुनासिकता 5वां है। इस स्वर के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। ठीक है, यह स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रखता है। इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। जो आपके अनुनासिकता होते हैं, ठीक है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका चंद्र बिंदु का हो जाएगा। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक और मुंह दोनों से क्या आते हैं, हवा बाहर निकलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे कि हम मुंह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुंह, तो ऐसा हम निकल रहा है हवा नाक और मुंह से। ठीक है, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अगर हम बोले हाथ, हाथ बोलेंगे फिर भी आ जाएगा। अगर हम बोलेंगे चांद, ठीक है, इससे भी आपका जो उच्चारण कर रहे हैं, चांद को उच्चारण कर रहे हैं, तो आपका जो मतलब हवा है वो मुंह और नाक दोनों से निकल रहा है। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी कि स्वरों का जो उच्चारण स्थान हो कहाँ कहाँ से हम इनका उच्चारण स्थान करते हैं। ठीक है, देखिए आपका स्वर ये हो जाएगा और आपका उच्चारण स्थान यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका अ और आ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है, आपका कंठ से होता है। ई और ई का उच्चारण स्थान आपका होता है तालु से। उ और रू का उच्चारण स्थान आपका होता है ओष्ठ से। ए और ऐ का उच्चारण स्थान आपका कंठ और तालु होता है। ओ और ओ का उच्चारण स्थान आपका होता है कंठ और ओष्ठ होता है। यानी यहाँ पर ना जो आपका कंठ और तालु है उसको क्या कहा जाता है, कंठ तालव्य भी कहा जाता है। कंठ और ओष्ठ को आपको क्या कहा जाता है, कंठोष्ठ भी कहा जाता है। इस बात को आप
ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी आपके एग्जाम में ऐसे शब्द का यूज करके क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस दृष्टि से ये भी शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने देखा था स्वरों को वर्गीकरण की, मात्राओं के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण, जिह्वा के आधार पर, मुख के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और नासिका के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण किया था। चलिए आप उनको एक एक करके एकदम डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, पहला है आपका मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ था, 3 प्रकार से। पहला था आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा था आपका दीर्घ स्वर और तीसरा था आपका प्लुत स्वर। ठीक है, अब देखेंगे, हम देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी कि इनके उच्चारण में, यानी कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना का समय लगता है, ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें, देखिए पहला देख लेते हैं आपका यहाँ पर ह्रस्व स्वर कौन कौन से होंगे। देखिए आपका हो जाएगा अ हो जाएगा, ठीक है, आपका ई हो जाएगा और आपका यहाँ पर उ हो जाएगा। अगर हम दीर्घ स्वर के उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा आपका आ, फिर हो जाएगा आपका ई, फिर आपका हो जाएगा उ, ए, आपका आय हो जाएगा। ठीक है, आपका ओ और आपका यहाँ पर औ, यहाँ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके ह्रस्व स्वर के उदाहरण और ये हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर के उदाहरण। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम प्लुत स्वर की। 2 या 3 मात्राओं वाला जो स्वर होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। इस स्वर में 3 स्वर मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, अब याद रखिएगा इस पॉइंट को, इस स्वर का जो प्रयोग होता है वो आपके संस्कृत के श्लोक में होता है। ठीक है, और आपका बुलाने में होता है, बुलाने में हो गया, पुकारने में हो गया, नाटक संवाद में हो गया, चिल्लाने में हो गया, चीखने में हो गया, चेतावनी देने में हो गया। इन सब चीज़ों में किनका प्रयोग होता है, आपका प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जो आपका प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर के लिए हम अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह कौन सा होता है जी, आपका ये वाला जो है चिन्ह है वो आपका अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस भी शब्द में आपको क्या दिख जाए, अवग्रह चिन्ह दिख जाए, तो वो कौन सा शब्द होंगे, वो आपके प्लुत स्वर के शब्द होंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपका क्या लिखा था, ओम, ओम ऐसा लिखा रहता है, ओ म, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, शब्द में 3 मात्रा होती है, यहाँ पर है। अगर हम राम लिखेंगे, राम, राम, अगर हम यहाँ पर जो सिरो रेखा है, मतलब जो आपका अवग्र है, अवग्र जो चिन्ह है, अगर उसके ऊपर भी सिरो रेखा करते हैं तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे हम अशुद्ध मानेंगे। तो जब भी आप देखे होंगे ऐसा लिखा रहता है, तो राम कैसे लिखा था, रा, यहाँ पर अवग्र चिन्ह और यहाँ पर स्म, इस प्रकार से क्या रहता है, इस पर सिरो रेखा नहीं लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने समझा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और आपका प्लुत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम जिह्वा के आधार पर स्वरों की प्रकार की। हमने देखा था जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार थे, 3 प्रकार थे। एक आपका अग्र स्वर होगा, दूसरा आपका मध्य स्वर होगा, तीसरा आपका पश्च स्वर होगा। ठीक है, चलिए इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपका अग्र स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग जो है सक्रिय होते हैं। मतलब क्या होते हैं, अग्र स्वर के उच्चारण में जो आपका जिह्वा है उनका अग्रभाग जो है सक्रिय होता है, जिस वजह से क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर की बात करें, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में आपका जिह्वा का जो मध्य भाग है वो सक्रिय होता है, वो आपका मध्य स्वर कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से पश्च स्वर की बात करते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का जो पश्च भाग है वो क्या होता है, सक्रिय होता है, वो आपका पश्च स्वर कहलाता है। ठीक है, अब इनके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, इनको ध्यान रखिएगा। हम आपको जैसे कि अ से लेकर आपके कहाँ तक, आपके ओ तक देखेंगे। यहाँ से ओ तक जाते हैं तो इनको कैसे जमाएंगे, कैसे अरेंज करेंगे, इनमें देख कौन सा इनमें मध्य स्वर होगा, कौन सा आपका अग्र स्वर होगा, कौन सा आपका पश्च स्वर होगा, इनको आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें मध्य स्वर की तो आपका क्या होता है, अ होता है, अ, यहाँ पास आपका आ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास अग्र स्वर में आपका ई, बड़ा ई हो जाएगा, फिर यहाँ पास आ जाएगा आपका ऊ, फिर आपका यहाँ पास बड़ा ऊ आ जाएगा, फिर यहाँ पास ए और आपका ऐ ये आ जाएगा, फिर इसमें ओ और यहाँ पास आपका औ दोनों आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अग्र स्वर के कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे, ई और ए और ऐ हो जाएंगे। ठीक है, आपके मध्य स्वर के आ हो जाएंगे और आपके पश्च स्वर के क्या हो जाएंगे, आ, उ, ओ और ओ। आप सीख गए हो कैसे इनको लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका जो आ पहले लिखेंगे आ, उसके बाद आ हो जाएगा, फिर आपका ई, फिर उसके बाद उ, ठीक है, फिर उसके बाद ए, फिर आपका ऐ हो जाएगा, फिर आपका ओ और ओ। इस तरह से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप अच्छे तरीके से जिह्वा के आधार पर जो आपके स्वर के भेद हैं, प्रकार, उनको समझ गए होंगे। बात करते हैं मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों की प्रकार की बात करेंगे। तो मुंह के खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका समृद्ध स्वर होता है, दूसरा आपका अर्ध समृद्ध स्वर होता है, तीसरा आपका विवृत स्वर होता है, चौथा आपका अर्ध विवृत स्वर इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर हम बात करें समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुंह द्वार सक्रा हो जाता है। मतलब आप बोल के देखिएगा, मतलब इस शब्द के उच्चारण में जो आपका मुख का द्वार है ना, वो क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है। ठीक है, इससे एग्जाम्पल क्या का हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका ई हो जाएगा, आपका बड़ा ई हो जाएगा, आपका ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, इनका उच्चारण करके देखिए, मतलब आपका जो मुंह है ना, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सकरा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा सकरा होता है और इसमें जो है कम सकरा होता है, वो क्या कहलाता है? आपका अर्ध समृद्ध स्वर कहलाता है। इसके उदाहरण हो जाएगा आपका ए और आपका हो जाएगा ओ। ठीक है, इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। बात करते हैं विपरीत स्वर की। ठीक है, विपरीत स्वर के उच्चारण में जो आपका मुख होता है वो पूरा खुलता है, वो आपका विपरीत स्वर कहलाता है। कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखिएगा, केवल आपका अ होता है। क्या होता है? अ होता है। अ जो है आपका क्या होता है? विपरीत स्वर होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा है आपका अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है, अर्ध विपरीत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार जो है अर्ध खुलता है। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा, आधा खुलता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए समृद्ध का उल्टा क्या होता है? आपका विपरीत होता है। यहाँ पर देखिए अर्ध विपरीत स्वर के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? आपका यहाँ पर आ हो जाएगा, ए हो जाएंगे। ठीक है, ये अर्ध विपरीत स्वर के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समृद्ध स्वर के उदाहरण आपके ई ऊ है। आपका अर्ध समृद्ध स्वर के उदाहरण कौन हो जाएंगे? ए और ओ हो जाएंगे। आपका विपरीत स्वर के उदाहरण हो जाएंगे आपके केवल अ होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्ध विपरीत स्वर के उदाहरण कौन कौन से? आपका आ है, ए है और आपका ओ है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। अभी तक हमने स्वरों का जो वर्गीकरण है उनमें मात्राओं के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, मुख के आधार पर इनके प्रकार को हमने अच्छे से अध्ययन किया, अच्छे से समझा है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका क्या क्या बच गया है ओष्ठ्य के आधार पर और नासिका के आधार पर। सबसे पहले हम ओष्ठ्य के आधार पर देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए ओष्ठ्य के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है 2 प्रकार से होता है। एक आपका वृत्ताकार होता है, दूसरा आपका अवृत्ताकार होता है। ठीक है, अब देखेंगे वृत्ताकार किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय ओठ जो है गोल हो जाता है या फिर वृत्ताकार आकार में खुलते हैं, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपका ऊ होता है, आपका बड़ा ऊ होता है, ओ होता है और आपका औ होता है। ठीक है, आप देख लीजिए इनके जब उच्चारण कर रहे हैं, आपका ऊ बोल रहे हैं, ऊ बोल रहे हैं, ओ और औ बोल रहे हैं, तो हमारा जो ओठ है वो क्या हो जा रहा है? वृत्ताकार रूप में हो जा रहा है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा 4 होती है। अगर हम अवृत्ताकार किसकी बात करते हैं? स्वर की बात करते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल या वृत्ताकार आकार में नहीं खुलते हैं, उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं। आपका आ ई री होता है, री और ए और ए। ठीक है, अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? आपकी 7 होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए नासिका के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है 2 प्रकार से होता है। एक आपका निरुनासिक होता है, दूसरा आपका अनुनासिक होता है। ठीक है, तो देखते हैं निरुनासिक किसे कहते हैं। यदि स्वरों के ऊपर किसी प्रकार का कोई बिंदु या चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? निरुनासिक स्वर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का आपका चंद्र बिंदु हो गया, बिंदु किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो क्या होते हैं? आपके निरुनासिक स्वर होते हैं। जैसे कि आपका हो जाता है आ, ठीक है, ई ऊ, ठीक है, आपका हो जाएगा ए ओ, ठीक है, ओ, फिर आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? आपके निरुनासिक स्वर इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अनुनासिक स्वर किसे कहा जाता है। यदि स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु या किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे कि आपका हो जाएगा आ, ठीक है, आपका हो जाएगा आ, ई, ठीक, आपका हो जाएगा ई, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊ, इसके ऊपर हो जाएगा ऊ, ठीक है, ए, ठीक, ए, ओ और आपका यहाँ पर हो जाएगा औ।
ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके अनुनासिक स्वर हो जाएंगे, यानी कि जिन जिन स्वरों के ऊपर जो है आपका किसी प्रकार का चिन्ह या फिर बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है वो आपके निरुनासिक स्वर कहलाते हैं। लेकिन जिन स्वर पर मतलब आपका क्या हो जाए चिन्ह बिंदु का प्रयोग किया जाता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, वे आपके अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अच्छे से इन सभी चीज़ को पढ़िएगा। ठीक है, आज हमने वर्णमाला में स्वर को पढ़ा, स्वर को हमने एकदम डिटेल्स में पढ़ा। ठीक है, किस प्रकार से हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है, 5 प्रकार से किया है। ठीक है, और उनके जो भेद है उनको भी एकदम डिटेल्स में पढ़े हैं। ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट।